नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ललित ढिकरा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है इकोनॉमिक्स स्पेशल क्लासेस। दोस्तों, आज मैं 11th क्लास का बुक स्टडीज का चैप्टर नंबर 2 लेके आया हूँ। चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा, ये चैप्टर नंबर 2 है। 11th क्लास की क्लास 11th है। 11th क्लास का चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। तो आज हम इसमें डिटेल में करेंगे। पूरी बुक का निचोड़ मैंने इस बोर्ड पे लिख दिया है। आपकी बुक में करीबन 10 से 12 चैप्टर 10 से 12 पेज हैं। इस चैप्टर के 10 से 12 पेज है। वो पूरा निचोड़ मैंने एक शॉर्ट नोट बना दिया, जो कि मैंने इस बोर्ड पे लिख दिया। आप इसे समझ लेंगे तो समझ लो आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा दोस्तों। इतना ही समझ लेंगे तो आपको 10 से 12 चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। ये 10 से 12 चैप्टर नहीं, पेजेस, 10 से 12 पेजेस का पूरा निचोड़ है। पूरे चैप्टर का निचोड़ मैंने एक बोर्ड पे लिख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। क्या है ये? मेरा कोचिंग का नाम है इकोनॉमिक्स स्पेशल क्लासेस बाय ललित ढिकरा। चैप्टर मैंने बता ही दिया, क्लास 11th का चैप्टर है। क्लास 11 स्टैटिस्टिक्स, चैप्टर नंबर 2 कलेक्शन ऑफ डेटा। इस पे मेनली तो दोस्तों दो बातों पे फोकस किया गया है। एक प्राइमरी डेटा, एक सेकेंडरी डेटा। ये क्या होते हैं दोस्तों? पहले इनके बारे में हम समझते हैं, उसके बाद ही हम आगे का क्वेश्चन समझ पाएंगे। पहले हम ये समझते हैं कि प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है। पहले प्राइमरी डेटा समझते हैं। प्राइमरी डेटा ये वह डेटा होता है जिसे हम ओरिजिनल या रिलायबल डेटा भी कहते हैं दोस्तों। ओरिजिनल, रिलायबल, एक्यूरेट डेटा भी कहते हैं। लेकिन ऐसे समझ में नहीं आया, इसे डिटेल में बताया जाए। मेरा जनगणना करने के लिए, ठीक है दोस्तों, एक मोहल्ले में, एक एरिया में जनगणना करने के लिए गया। तो मैंने हर एक परिवार से पूछा, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, उसमें से बच्चे कितने हैं जिनकी आयु 10 वर्ष से कम है, और ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनकी 60 वर्ष से अधिक की आयु है। कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, और कितनों की सरकारी नौकरी है, कितनों की प्राइवेट है, कितने महिलाएं हैं, कितनी कितने पुरुष हैं। ये मैंने डेटा निकाला और एक अपने रजिस्टर में नोट कर लिया, क्योंकि वहां मैं खुद गया डेटा कलेक्ट करने। फिर दूसरे घर में गया, वहां वहां भी मैं खुद गया दूसरे घर में, वहां भी मैंने पूछा, आपके घर में कितने सदस्य हैं, वो क्या काम करते हैं, आपके कितने बच्चे हैं, वो कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। ऐसी ही सारी डिटेल मैंने ले ली। इसे कहेंगे प्राइमरी डेटा, जो मैंने खुद कलेक्ट किया, जो मैंने खुद कलेक्ट किया। इसे प्राइमरी डेटा कहेंगे, रिलायबल डेटा कहेंगे, ओरिजिनल डेटा कहेंगे, एक्यूरेट डेटा कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसे मैंने खुद अपने आप कलेक्ट किया है। वहीं आ जाइए सेकेंडरी डेटा पे। सेकेंडरी डेटा मुझे बना बनाया मिल गया, मुझे सिर्फ रजिस्टर में कॉपी पेस्ट करना रह गया, रजिस्टर में लिखना रह गया। या अगर मैं कंप्यूटर पर कर रहा हूं काम, तो वहां पे सिर्फ कॉपी पेस्ट करना रह गया। मुझे बना बनाया मिल गया कि एक परिवार में कितने सदस्य हैं, उसमें कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितनों की सरकारी नौकरी है, उस परिवार में कितने बच्चे हैं। उन सबका डाटा मुझे पहले से ही बना बनाया मिल गया।
उसे कहेंगे सेकेंडरी डेटा, जो मुझे पहले से ही बना बनाया मिल गया दोस्तों, उसे हम कहेंगे सेकेंडरी डेटा। जैसे दोस्तों मैं जनगणना करने बाहर ना जाकर इंटरनेट से ही मैंने इंफॉर्मेशन निकाल ली दोस्तों, इंटरनेट के थ्रू निकाल ली कि दिल्ली के शाहदरा के इलाके में कितने परिवार रहते हैं। खुद नहीं गया मैं, खुद नहीं गया, मैंने इंटरनेट के जरिए इंफॉर्मेशन निकाल ली कि दिल्ली के शाहदरा में 140 परिवार रहते हैं। उसमें से मेल है 200 और फीमेल है 150। बच्चे हैं 50 और जिनकी सरकारी नौकरी है वो है इतने 80 मान लीजिए। ये मैंने डेटा एक कंप्यूटर से निकाल लिया, इसे कहेंगे सेकेंडरी डेटा, क्योंकि ये बना बनाया डेटा मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, जो बना बनाया था। खुद नहीं गया मैं, बना बनाया डेटा लिया और मैंने रजिस्टर है मेरे पास, तो मैंने रजिस्टर में लिख लिया। और यदि कंप्यूटर है तो मैंने उसे कॉपी पेस्ट कर दिया। प्राइमरी डेटा भी आपको समझ में आ गया होगा। जब मैं शाहदरा में 140 परिवार के पास खुद जाके पता करूं कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, वो क्या काम करते हैं, कितनों के पास सरकारी नौकरी है, कितनों के पास प्राइवेट है, कितने मेल है, कितने फीमेल है, इसे प्राइमरी डेटा कहेंगे। ये ओरिजिनल डेटा होता है प्राइमरी, और जो सेकेंडरी होता है वो ज्यादा ओरिजिनल नहीं होता, क्योंकि वो मैंने डेटा कहीं से उठाया और पेस्ट कर दिया, डायरेक्ट पेस्ट कर दिया, यानी कॉपी पेस्ट कर दिया, डायरेक्ट लिख लिया। इसलिए मैंने लिखा है प्राइमरी डेटा इट इज मोर रिलायबल होता है, इस पे हम पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं, इस डेटा पे। किस पे? प्राइमरी डेटा पे। लेकिन सेकेंडरी डेटा पे हम इट इज लेस रिलायबल, ये लेस रिलायबल होता है दोस्तों, इस पे हम ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते। हो सकता है इंटरनेट से जो मैंने डेटा लिया उस पर गलत इंफॉर्मेशन दे दी गई हो, तो इस पे हम ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते। एक बार मैं फिर बता देता हूं आपको शॉर्टकट में। प्राइमरी डेटा वो होता है दोस्तों जो हम खुद जाके कलेक्ट करें, और सेकेंडरी डेटा वो होता है जो हमें बना बनाया मिल जाए। समझ रहे? चलिए अब आगे चलते हैं। इसके 4 मेथड होते हैं। डायरेक्ट इसके 4 मेथड होते हैं दोस्तों। पहला है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें होता है, ये आपके बुक में है, कोई सी भी बुक हो, ये आपके पूरे सिलेबस का ही पार्ट है, ये आपके पूरे सिलेबस का ही पार्ट है दोस्तों, जो मैं करा रहा हूं। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, जो मैंने प्राइमरी डेटा में बताया ये वही है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। मैं गया, डायरेक्ट उनसे बातचीत की, डायरेक्ट मैंने उनसे बातचीत की। आपका क्या नाम है, आप क्या करते हैं, आपकी उम्र क्या है, आप कहाँ काम करते हैं। मैंने उनसे डायरेक्ट बातचीत की और अपने रजिस्टर में नोट कर लिया, अपने रजिस्टर में नोट कर लिया। ऐसे में दूसरे घर पे गया, वहां पे भी मैंने ऐसे ही पूछा कि आपका क्या नाम है, आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, आपके फैमिली में मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, बच्चे कितने हैं, 10 साल से उम्र के बच्चे कितने हैं, 60 साल के ऊपर के व्यक्ति कितने हैं। ये मैंने फेस टू फेस बात की, आमने सामने बात की, इसे कहते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि मैंने डायरेक्ट बातचीत की है उनसे। क्या किया है? डायरेक्ट बातचीत की है।
तो इसे हम कहेंगे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अगला है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है मैं डायरेक्ट उस व्यक्ति से बात ना करके किसी दूसरे व्यक्ति से पूछ लूं। जैसे दो व्यक्ति है, मुझे सोनू के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है दोस्तों, सोनू के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है। तो उसका दोस्त है मोनू। मैंने उससे पूछा कि ये जो सोनू है ये क्या करता है, ये जो सोनू है क्या करता है, ये कितना पढ़ा लिखा है, ये कहाँ पे काम करता है, इसकी एज, इसकी आयु कितनी है, इसकी फैमिली में कितने मेंबर हैं। मतलब मैं डायरेक्ट उससे ना पूछ करके लोगों से पूछ रहा हूं। उसे कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन को और तरीके से समझाऊं, इसका मतलब होता है मैं डायरेक्ट बातचीत ना करते हुए किसी दूसरे व्यक्ति से उनके बारे में जानकारी निकालूं कि ये जो व्यक्ति है इसका स्वभाव कैसा है, ये जो है ये अच्छा व्यक्ति है या बुरा व्यक्ति है। किसी दूसरे व्यक्ति से पूछो ये काम धंधा करता है नहीं करता, ये दारू वगैरह पीता है या नहीं पीता। क्योंकि उससे पूछूंगा तो हो सकता है वो झूठ बोले, लेकिन दूसरा व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा, वो बोल भी सकता है। तो मान लीजिए मैं दूसरे व्यक्ति से पूछ रहा हूं, खुद उस व्यक्ति से ना पूछ करके, उस व्यक्ति से ना पूछ करके मैं दूसरे व्यक्ति से पूछ रहा हूं, दूसरे व्यक्ति से जानकारी निकाल रहा हूं, यानी इनडायरेक्टली मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं। तो उसे कहते हैं इनडायरेक्टली ओरल इन्वेस्टिगेशन। तीसरा है इंफॉर्मेशन फॉर लोकल सोर्सेस। इसका मतलब मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग सब जानते होंगे दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन फॉर लोकल सोर्सेस। आप न्यूज चैनल देखते हैं, उनके संवाददाता जहां पे वारदात हुई होती है वहां पे जाते हैं खबर निकालने के लिए, खबरी। और जो स्टूडियो में बैठे रहते हैं वो कहते हैं हमारे सोर्सेस से पता चला है कि वहां पे ये घटना हुई है, इस समय हुई है, और इतने आदमियों की मरने की घटना हमें खबर मिली है। सोर्सेस से पता चल रहा है। आपने न्यूज में अक्सर देखा होगा, सुना होगा कि हमारे सोर्सेस से जानकारी मिली है कि इस जगह इतने बजे घटना हुई है जिसमें से मरने की खबर इतनी आ रही है। उसे कहते हैं लोकल सोर्सेस। यानी जो न्यूज में संवाददाता होते हैं, खबरी होते हैं, उन्हें कहते हैं हम लोकल सोर्सेस, इंफॉर्मेशन फॉर लोकल सोर्सेस। कि मैंने एग्जांपल दिया कि मैंने खबरी भेज दी मोहल्ले में कि जाओ पता करके आओ कि इस मोहल्ले के लोग कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, ड्रिंक करते हैं नहीं करते, भगवान की पूजा करते हैं नहीं करते, कितने हिंदू हैं, कितने मुस्लिम हैं, कितने सिख हैं, कितने ईसाई है। मैंने खबरी भेज दिए, लोकल सोर्सेस भेज दिए। तो वो 15 दिन के अंदर पूरा एक लिस्ट लिया है और मुझे दे दी। इसे कहते हैं लोकल सोर्सेस। लोकल सोर्सेस से पता लगाना कि हमें, लोकल सोर्स से पता लगाना कि वहां के लोग कैसे हैं। ठीक है, ये भी समझ गए आप, अच्छे से आप समझ गए होंगे। चौथा है दोस्तों इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर। इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर। इसमें एक शेड्यूल होता है, एक पेज होता है, इसमें हाँ ना में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन दे दिया है, एक पेज दे दिया है, क्या आप पढ़े लिखे हैं, हाँ या ना, यस या नो। आपकी सरकारी नौकरी है, यस या नो। आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा है, यस या नो। एक
पेज दे दिया जाता है जिसमें पूरा फील करना होता है हमें हमें जवाब लेने होते हैं उसमें यस या नो में जवाब लेने होते हैं दोस्तों उसमें कि आपके घर में 5 से अधिक व्यक्ति हैं या नहीं यस या नो आपके घर में एक भी सरकारी नौकरी है या नहीं एक पूरी प्रश्नावली होती है एक क्वेश्चनर होता है उसे हमें एक एक पॉइंट को पढ़ के अच्छे से भरना होता है और इसी सब काम के लिए एक लिटरेट व्यक्ति की जरूरत होती है एक पढ़े लिखे व्यक्ति की जरूरत होती है जो इन्वेस्टिगेशन कर सके और जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वो ही इन्वेस्टिगेशन कर सकेगा एक अनपढ़ व्यक्ति नहीं कर सकेगा चलिए अब आगे की ओर चलते हैं इसके मेरिट डिमेरिट भी होते हैं 2 मिनट दोस्तों 2 मिनट का समय दीजिए ठीक चल रहा है इसके मेरिट डिमेरिट भी होते हैं प्राइमरी डेटा ये लिखा ये एकदम ओरिजिनल होता है दोस्तों ये ओरिजिनल होता है एक्यूरेट होता है ओरिजिनल तो आपको पता ही है एकदम असली होता है एक्यूरेट एकदम शुद्ध होता है कृष्ण भगवान जी मेरे सामने है राधे राधे कर लेते हैं राधे राधे उनके चरणों में खड़ा हूं तो राधे राधे करना जरूरी है एकदम ओरिजिनल होता है डेटा बिल्कुल जिसमें विश्वास किया जा सकता है दूसरा एक्यूरेट होता है शुद्धता होती है जिसमें ये इसके मेरिट है यानी गुण मेरिट होता है गुण और डिमेरिट होता है अवगुण मेरिट गुण डिमेरिट अवगुण एक्यूरेट एक्यूरेसी शुद्धता रिलायबिलिटी इसे कहते हैं विश्वसनीयता जिसपे हम विश्वास किया जा सके इस पे हम विश्वास कर सकते हैं प्राइमरी डेटा पे क्योंकि ये मैंने दोस्तों खुद जाके वहां जाके खुद कलेक्ट किया है खुद अपने हाथ से लिखा है कि कितने व्यक्ति एक परिवार में है कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं कितनों की सरकारी नौकरी है कितने की आयु 30 से ज्यादा है कितने बच्चे हैं जिनकी आयु 10 से कम है कितने बच्चे 6 क्लास में पढ़ते हैं कितने बच्चे 11 क्लास में पढ़ते हैं सब मैंने अपने हाथ से लिए हैं इसलिए इसे रिलायबिलिटी कहते हैं इस रिलायबिलिटी का इसका गुण है क्योंकि इस पर विश्वसनीयता की जा सकती है विश्वास किया जा सकता है दूसरा है डीमेरिट डीमेरिट इससे डिफिकल्ट टू कवर वाइड एरिया एक बहुत बड़ा एरिया दे देते हैं जैसे मैंने कहा पूरे साखरे की 140 परिवार रहते हैं ये तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि 140 परिवार रहते हैं भाई वहां पे 500 परिवार या 5000 परिवार भी रहते होंगे इसके बारे में तो पूरी जानकारी नहीं है ना तो क्या मैं अकेला 5000 परिवार की इन्वेस्टिगेशन कर सकता हूँ नहीं ना इतना बड़ा सागरा है मैं अकेला कैसे कर सकता हूँ इसलिए इसमें डिफिकल्टी होती है दोस्तों इसमें डिफिकल्टी होती है क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है अगर मान लो 50 परिवार हो तो 50 का तो मैं कर सकता हूँ इन्वेस्टिगेशन यदि 5000 हो तो 5000 परिवारों का इन्वेस्टिगेशन मैं अकेला कैसे करूंगा उसके लिए तो मुझे इन्वेस्टिगेटर और चाहिए 10 12 15 20 25 इन्वेस्टिगेटर और चाहिए जो अलग अलग ब्लॉक में जाके इन्वेस्टिगेशन कर सके इसलिए कहा गया है डिफिकल्ट टू कवर वाइड एरिया दूसरा कहा गया है कॉस्टली ये कॉस्टली भी होता है दोस्तों जब इतने सारे इन्वेस्टिगेटर में लगाऊंगा कि वहां पे जाइए एक एक इन्वेस्टिगेटर रहा है ए ब्लॉक में दूसरा इन्वेस्टिगेटर रहा है बी ब्लॉक में तीसरा इन्वेस्टिगेटर रहा है सी ब्लॉक में चौथा इन्वेस्टिगेटर रहा है डी ब्लॉक में ऐसे मैंने 10 इन्वेस्टिगेटर को अलग अलग ब्लॉक में भेज दिया इन्वेस्टिगेटर करने के लिए क्या वो फ्री में नहीं होंगे सैलरी नहीं लेंगे पैसे नहीं लेंगे तो जो उन्हें पैसे दे रहे हैं वो खर्चा हो रहा है नहीं हो रहा है नहीं उनके बाइक का तेल तेल लगेगा उनके खाने पीने का खर्चा उन्हें सैलरी देनी पड़ेगी उसमें टाइम वेस्ट हो रहा टाइम टाइम लगेगा यहाँ पे चौथा पॉइंट लिख लीजिए टाइम टाइम रह गया था
टाइम, टाइम कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग हो रहा, और लिमिटेड कवरेज। एक व्यक्ति का होगा तो लिमिटेड होगा, एक व्यक्ति का होगा तो लिमिटेड होगा। यदि पूरे ही सागर का दिया होगा तो वो अनलिमिटेड में आ जाएगा, वो अनलिमिटेड में आ जाएगा, उसे कवर करना थोड़ा मुश्किल साबित होगा दोस्तों। चौथा पॉइंट लिया है मैंने, टाइम कंज्यूम। इसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा। 5,000 परिवारों का हमें इन्वेस्टिगेशन करना है, तो क्या एक दिन में हो जाएगा? नहीं भाई, टाइम लगेगा इसमें। एक इसमें करीबन करीबन 15 दिन भी लग सकते हैं, 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीना भी लग सकता है। टाइम भी लगेगा, और टाइम लगेगा तो जैसे जैसे टाइम लगेगा तो महीने 2 महीने बढ़ेंगे, उनका खर्चा भी बढ़ेगा, उन्हें अगले महीने की सैलरी भी देनी पड़ेगी। तो ये कॉस्टली भी होता है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। टाइम भी इसमें ज्यादा लगता है और खर्च भी होता है, ये इसके डिमेरिट है। ये यहाँ तक आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अगला जो है वो है, देयर आर टू वे ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन ऑन द क्वेश्चन। दोस्तों अब आ गई मेल वाली, मेलिंग मेथड। हम मेलिंग के थ्रू भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, मेलिंग के थ्रू भी हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे आपने कोई फॉर्म भरा है, अगर आप वैसे ही बता देता हूँ, एसएससी के फॉर्म होते हैं, यूपीएससी के फॉर्म होता है, आईपीएस के फॉर्म होते हैं, और भी बहुत सारी पोस्ट होती है जिनके फॉर्म होते हैं। उसमें क्या लिखा जाता है? आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम, आपका एज, आपका ब्लड ग्रुप, आपकी एजुकेशन। वो एक तरह से मेल होता है। उस पे मेल इन पे वो हमारी पूरी जानकारी ले लेते हैं। आपका एड्रेस क्या है, आपका फोन नंबर क्या है, आप कहाँ रहते थे पहले, इस तरह से वो पूरी जानकारी हमसे ले लेते हैं कि आपकी जीमेल आईडी क्या है, आपका कोई पहचान बताइए, आपके पासपोर्ट साइज फोटो दीजिए। पूरी की पूरी जानकारी वो हमसे एक ईमेल के थ्रू ले लेते हैं। उसे कहते हैं ईमेल मेथड, उसे कहते हैं ईमेल मेथड। एक ईमेल के थ्रू वो सारी जानकारी हमसे ईमेल के थ्रू ले लेते हैं। एक जैसे मैंने आपको भेज दिया कि सभी बच्चे मुझे अपना नाम, एड्रेस, फोन नंबर, पिता का नाम, एज, और आपके इकोनॉमिक्स में कितने मार्क्स आए हैं मुझे व्हाट्सएप करके बताएंगे। तो नेम भी आ गया, फादर नेम भी आ गया, नीचे मदर नेम भी आ गया, आपका एड्रेस भी आ गया, व्हाट्सएप पे बताएंगे आप। वो फादर नेम भी आ गया, मदर नेम भी आ गया, एड्रेस भी आ गया, फोन नंबर भी आ गया, जीमेल आईडी भी आ गई आपकी, स्कूल का नेम भी आ गया, और आपके कितने टोटल परसेंटेज है वो भी आ गई। इसके सब इकोनॉमिक्स के मार्क्स कितने हैं आपके, इस बार वो भी बता दिया। और मैंने ये भी पूछा है, आप 12 पास करके क्या करना चाहेंगे, कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन करना चाहेंगे या फिर बीए बीकॉम करना चाहेंगे। ये पूरा फॉर्म फिल आपने करके मुझे भेज दिया, उसे कहते हैं मेलिंग मेथड। इसे कहते हैं इम्यूनरी मेथड, इमोमिनेटर मेथड। इसमें एक लिस्ट होती है, जैसे मैंने आपको बताया, उसमें भर के हम फिल करके भेज देते हैं। ये इसके फीचर्स हैं जो साफ नहीं लिखा हुआ, मैं एक एक फीचर साफ करके लिखता हूं दोस्तों। पहला है लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन। लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी क्वेश्चन बहुत ज्यादा ना पूछे जाए, ईमेल में क्वेश्चन बहुत ज्यादा ना पूछे जाए, सिर्फ लिमिटेड ही पूछे जाए।
जो जरूरी हो वो ही पूछी जाए। ये नहीं कि पड़ोसी का नाम भी पूछा जाए कि पड़ोसी का क्या नाम है और उससे अगले वाले पड़ोसी का क्या नाम है। ये लिमिटेड क्वेश्चन हो, ज्यादा से ज्यादा 10 क्वेश्चन हो और उससे ज्यादा ना हो। यानी ज्यादा ज्यादा क्या हो, आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपका फोन नंबर, आपकी जीमेल आईडी, आपके परसेंटेज, कितने हो रहे, 5-7 हो रहे, इतने ही क्वेश्चन हो। इससे ज्यादा क्वेश्चन ना पूछे जाए। ये है इसके फीचर्स, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन। दूसरा लिखा है सिंप्लिसिटी, ये भी मैं साफ करके लिख देता हूं। सिंप्लिसिटी, क्वेश्चन इतने उलझे हुए ना हो। जैसे आपका नाम क्या है, इतने डिफिकल्ट वैसे ना हो, सरल भाषा में बताएं, इस भाषा में बताएं। इसमें से हिंदी भाषा में पूछे जाए। एक भाषा चुन लीजिए, हिंदी चुन लीजिए, इंग्लिश चुन लीजिए या पंजाबी चुन लीजिए। जैसे हिंदी में आपका नाम क्या है, हिंदी ले ली, या इंग्लिश में पूछा जाता है फिर इंग्लिश में ले लीजिए, व्हाट इज योर नेम। पंजाबी मुझे आते नहीं है, उसमें शायद ऐसे बोलते हो टड्डी और नेम, नहीं है तो इंग्लिश और मिक्स हो दिया। मुझे पंजाबी नहीं आती। तो ऐसे ही सिंप्लिसिटी हो, क्वेश्चन एकदम भाई क्लियर होना चाहिए। क्या पूछा जा रहा है, आपका क्या नाम है, एकदम शुद्ध। आपकी उम्र कितनी है, एकदम बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है। आप कहाँ रहते हैं, बिल्कुल साफ समझ में आता है, एकदम क्लियर होना चाहिए। तीसरा है क्वेश्चन सीक्वेंस में होने चाहिए, ऑर्डर में होने चाहिए। नंबर ऑफ ऑर्डर में लिख देता हूं, मैं यहाँ पर ऑर्डर लिख देता हूँ। ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑर्डर में होने चाहिए। मतलब पहला एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ऐसे सीरियल नंबर में होनी चाहिए। सीरियल नंबर ज्यादा बेटर रहेगा, सीरियल नंबर में होने चाहिए क्वेश्चन। तीसरा है सीरियल नंबर, सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चन, ऑफ क्वेश्चन सीरियल नंबर में होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि यहाँ ले लिया मैंने पांचवा तो यहाँ ले लिया सातवां, यहाँ ले लिया तीसरा, यहाँ ले लिया दूसरा, यहाँ ले लिया 10वां। ऐसे ही होने चाहिए, ये गलत है, ये सही है, सीक्वेंस में होने चाहिए। नॉट कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए दोस्तों किसी भी तरह की। तो दोस्तों ये था तुम्हारा स्टेटिक्स का क्लास 11 का स्टेटिक्स का चैप्टर नंबर 2, कलेक्शन ऑफ डेटा। ये मैंने पूरे चैप्टर का निचोड़ कर दिया है एक ही इसमें। ये वन शॉट वीडियो थी दोस्तों, ये वन शॉट वीडियो थी जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। आपने इसे समझ लिया तो आप पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ गए। और चाहे 1 नंबर का क्वेश्चन आए, चाहे 3 नंबर का क्वेश्चन आए, 4 नंबर का क्वेश्चन आए, आप बहुत अच्छे से करते आएंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो वेरी मच।